नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा का जो अपडेट है वो करीब आता जा रहा है। एग्जाम सर पे है तो बहुत वक्त हमारे पास है नहीं। 6 बजे आप लोग करंट अफेयर्स मेरे से ही पढ़ा करते हैं और शाम के 8 बजे हम लोग बिहार स्पेशल अपना बिहार कार्यक्रम के ये सब चीजें चर्चा करते हैं, जो कि मेंस के अकॉर्डिंग आपको लाभदायक हो सकता है, प्रीलिम्स में भी लाभदायक होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है एक तरह से पूरी तरह से मौर्य प्रशासन को पढ़ करके मैंने आपसे वादा किया था कि हम गुप्तकालीन प्रशासनिक विशेषताएं क्या है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विशेषताएं के तहत कुछ चीजों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हायरार्की को देख लेना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन क्या क्या रहा है। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन को लेकर के देखिए, केंद्रीय प्रशासन के तहत ये कहा जाता है, विभिन्न विद्वानों ने अपने जो इतिहास लिखे हैं, इतिहास के किताब लिखे हैं, उससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में जो सत्ता का जो केंद्र रहा, अगर आप कहेंगे तो वह उच्च स्तर पर कम देखा गया, यानी कि केंद्रीय प्रशासन बहुत मजबूत नहीं था अपेक्षाकृत मौर्य प्रशासन से, यहां कहा गया है। तो केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांत का नंबर आता है, प्रांत के बाद जिला प्रशासन का नंबर आता है, जिला प्रशासन के बाद नगरीय प्रशासन का, फिर स्थानीय प्रशासन का, फिर न्याय का अलग से एक केंद्र देखने को मिलेगा, एक लेयर न्याय प्रशासन, और फिर सैन्य की बात अलग से की जाएगी, सैन्य प्रशासन। तो चलिए ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, कुछ वैसा ही तो है जैसे आज केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है, जिला स्तर है, फिर नगर निगम है, फिर स्थानीय सरकार, न्याय अलग और सैन्य अलग, कुछ वैसा ही चीजें दिखता हुआ यहां पर नजर आएगा। एक एक करके बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, गुप्तकालीन राज्य व केंद्रीय शासन का जो प्रमुख हुआ करता था वह राजा हुआ करता था, और राजा कई तरह की उपाधि भी लिया करता था, गौरवपूर्ण उपाधि लिया करते थे ये अपने आप को, ताकि जनता पर प्रभाव बनाया जा सके, और जनता पर इसका प्रभाव भी बनता था, चाहे वो महाराजा धीराज का उपाधि होता था या फिर परमेश्वर का भी उपाधि लेते थे। परमेश्वर बोले तो ईश्वर में भी जो परम है ना, तो परमेश्वर, परम देवता, ये सारी उपाधि लिया करते थे। चूंकि देखिए, गुप्त शासक जो है स्वयं को देवीय शक्तियों से लिप्त बताते थे, उनका हमेशा से मानना था, तो इसीलिए इस तरह की उपाधि भी वो लिया करते थे। परम भट्टाकर ये भी एक उपाधि हुआ करता था गुप्त कालीन समय में देखेंगे। तो गुप्त शासकों के अधीन आपको छोटे छोटे राजा भी देखने को मिलते थे। चूंकि गुप्त वंश के समय पर विस्तार तो हुआ, तो विस्तार के साथ साथ छोटे छोटे राज्य भी इसके अधीन में आए। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें भी हम देखेंगे। प्रशासन के स्तर पर देखेंगे तो प्रशासन हो गया, चाहे सेना हो गया, फाइनेंस का काम हो गया, जस्टिस का काम हो गया, इस सब का अंतिम अधिकार जो है वह राजा के हाथ में होता था। कहने का मतलब है कि राजा ही कानून है। बाहुबली फिल्म देखा है ना, राजा ने जो कह दिया वही कानून बन गया। तो यही बात यहां कहा जा रहा है कि अंतिम चीज जो है राजा के पास है, बटा हुआ है, लेकिन राजा ही सर्वोपरि होगा। ये चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगा। पहले ही बताया है कि मौर्य की अगर तुलना करेंगे तो प्रशासनिक स्वरूप जो गुप्तकालीन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा वो मौर्यों जितना केंद्रीकृत नहीं होगा, सेंट्रलाइज देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब चंद्रगुप्त के नवरत्न पर चर्चा करते हैं। जब गुप्त काल की चर्चा कर रहे हैं, यहां से प्रश्न लगातार आते रहे, प्रीलिम्स में झमझम के आते रहे हैं और मेंस में भी झमझम के आते रहे हैं, यानी कि ये सबसे मुफीद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए, मान के चलिए कि यहां से प्रश्न आएगा। लेकिन प्रश्न का स्वरूप क्या होता है वो बता देता हूं, क्योंकि हमने पीवाईक्यू देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको मैं बता दूंगा, आसान हो जाएगा। यहां पूछेगा नाम और पूछेगा कि उनकी रचना क्या है, या सबसे ज्यादा पूछता है किस क्षेत्र से वो आते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको देखना है। पहले नंबर पे हम अमर सिंह की चर्चा करेंगे। देखिए, अमर सिंह जो थे ना, शब्दों के जादूगर हुआ करते थे, बड़े विद्वान आदमी है ना। चंद्रगुप्त के समय में नवरत्न में इन्हें गिना जाता था। इन्होंने एक शब्दकोश की रचना की और उसका नाम अपने नाम से जुड़ता हुआ रख दिया, जैसे आजकल डिक्शनरी होता है ना, वैसा ही, और उसका नाम था अमर कोश। उसके बाद चिकित्सा की दुनिया में, खास करके आयुर्वेद चिकित्सा की दुनिया में, आज भी जो एक नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है वह धन्वंतरी का है। और धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त के समय में ही नवरत्न हुआ करते थे। उसके बाद है घटर पर। घटर पर जो है काव्य की दुनिया में इनका क्षेत्र था, इनकी रचना भी है, और रचना क्या है, घटर पर काव्य। कालिदास को कौन भूल सकता है,
कालिदास की जो नाटक या कविता पढ़े होंगे आप, खास करके प्ले के लिए, नाटक के लिए बड़े जाने जाते थे कालिदास। और इनकी किताब जो है, चाहे वो अभिज्ञान शकुंतलम की चर्चा कीजिए या फिर रघुवंशम की चर्चा कीजिए, जीवन में एक बार तो ये रचनाएं पढ़ना बनता ही है। चंद्रगुप्त के समय में ही नवरत्न हुआ करते थे। शपनक की बात करेंगे। शपनक जो है ज्योतिष शास्त्र के आज भी सम्मानित विद्वान बताए जाते हैं। इन्होंने किताब ज्योतिष शास्त्र पर लिखा है। ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, खड़े होकर के इज्जत के साथ शपनक का नाम आज भी लेते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में बड़े विद्वान रहे। इसके अलावा वराहमिहिर भी ज्योतिष के दुनिया के ही विद्वान रहे और एक ही साथ रहे और शपनक के टक्कर के ही माने गए। इन्होंने बृहद संहिता नाम का रचना किया। संहिता मतलब क्या होता है? कोड। बहुत सारी चीजों को, लॉ को एक जगह ला करके इकट्ठा कर देना। तो ज्योतिष विद्या के बहुत सारे ज्ञान जो था उसको बृहद संहिता में उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। किसने किया? वराहमिहिर साहब ने। इसके बाद स्थापत्य यानी कि जो घर कैसे बनेगा, डिजाइन कैसे सड़कों का होगा, महल कैसे तैयार होगा, यानी कि स्थापत्य कला की बात जो है, शंकु जो शिल्प शास्त्र भी रचना करते हैं, यह भी चंद्रगुप्त के समय में नवरत्न हुआ कर रहे थे। वर रुचि की जब भी हम बात करेंगे तो संस्कृत व्याकरण की चर्चा करना नहीं भूलना चाहिए। वेद जो क्लिष्ट भाषा में है, तो वर रुचि ने यह सोचा कि उसको आसान भाषा दिया जा सके, आम जन भी पढ़ा जा सके, तो व्याकरण उसको बेहतर करो, है ना, ताकि व्याकरण के माध्यम से संस्कृत का वहां लाभ लिया जा सके, उस भाषा का। तो वर रुचि ने व्याकरण की क्षेत्र में बढ़िया काम किया। व्याकरण जो है उसकी रचना किया संस्कृत भाषा में। बेताल भट्ट हुए। अब यहां पर एक बात आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैं पहले ही बता देता हूं, आप वहां जवाब दे देना। बेताल भट्ट जो है मंत्र शास्त्र प्रमुख इनकी रचना है। ध्यान दीजिएगा, ये जादू टोना के क्षेत्र से हैं। इनका फील्ड जो है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो जादू है। अब एक मिनट रुक के यहां पर देखिए, बेताल भट्ट जो है वो जादू के लिए, आप कहेंगे सर जी ये बताओ, ये छपनक ज्योतिषी आपने कहा और वराहमिहिर ये ज्योतिषी कहा, भैया ये दोनों तो समझ में आता है, क्या ये दोनों और ये क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ध्यान दीजिएगा, यह ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक अलग विधा है और जादू अपने आप में एक अलग विधा है। जादूगर आपसे कहता है कि भाई साहब जो काम हम कर रहे हैं ना, दरअसल ये हाथों की सफाई है, आंखों की धुलाई है, जरा सा दिमाग उधर उधर गया, हम कुछ से कुछ आपको दिखा देंगे। मामला समझ में आ रहा है? वह कहता है, वह ये नहीं कहता है कि मेरे अंदर कोई दैवीय शक्ति है। बेताल भट्ट यही बात कह रहे हैं मंत्र शास्त्र के माध्यम से जादू के क्षेत्र में। शपनक और वराहमिहिर जो है वह ज्योतिष शास्त्र की बातें कह रहे हैं, आपके जीवन पर ग्रह नक्षत्र का कैसे प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें। मामला समझ में आ गया ना कुल मिला के? तो अंतर है, ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा, तो आप गलत नहीं कीजिएगा। अलग बात है कि लोग गलत करके आते हैं इतना के बावजूद भी, लेकिन आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सही करके आएंगे। चलिए, गुप्ता के समय के देखिएगा, अगर एम्पायर का फैलाव देखिए, मौर्य का देखेंगे ना, तो एक तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके उधर भी पूरा था, लेकिन यहां पर यह सिकुड़ता हुआ थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। यहां पर देखिएगा इस एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट इनसे भी छुटा हुआ है और तमिलनाडु के अलावा ऊपर भी आपको महाराष्ट्र वाला आज का एरिया, जो कर्नाटका केरल वाला एरिया देखेगा, वह भी इनके कब्जे में नहीं है। तो ये चीजें मैप से आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि गुप्तकालीन अधिकारी क्या होते थे। किसी भी राज्य साम्राज्य प्रशासन को चलाने के लिए ऑफिसर्स बहुत जरूरी हैं। आप भी बनेंगे ऑफिसर तो आपके हिस्से से ही चलेगा। आपने सुना होगा ना, बिहार में सुनते हैं, अरे भैया देश तो IAS IPS चलाता है ना, नेताजी सब तो क्या है 5 साल में आता जाता है। कुल मिलाकर के यही बातें हैं, नौकरशाह बहुत जरूरी हैं। तो यहां पर भी उसकी चर्चा हम करेंगे कि गुप्तकालीन अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे। अब देखिए, यह कहा जाता है गुप्तों के लिए कि इनकी जो नौकरशाही की व्यवस्था है वो मौर्यों के लिए, मौर्य प्रशासन में जितना अच्छा हुआ करता था, सुगठित हुआ करता था, सुंदर हुआ करता था, व्यवस्थित हुआ करता था, उतना नहीं था, है ना। और यहां पर नौकरशाही को अमात्य के नाम से जाना जाता था। प्रश्न पूछा है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज को लेकर के, भूलना नहीं है। अब यहां पर समझ लेते हैं, पद पूछा क्या जाता है, पद पूछेगा किस विभाग के प्रमुख हैं, या यह पूछा जाएगा कि गुप्तकालीन अधिकारियों की चर्चा करते हुए पूछा जाएगा कि यह विभाग दे देगा और क्या शब्द कौन से पद के नाम से जाना जाता था। जैसे कि सर्वोच्च पुलिस अधिकारी गुप्तकालीन में किस पद से जाने जाते थे, कई विकल्प दे देगा, महादंडनायक, महाशपटलिक, महाप्रतिहार दे देगा, उसके बाद दे देगा महापाशिक, दे देगा महाबलाधिकृत, दे देगा। अब लगाओ एक टिक,
तो वही चीज समझना पड़ेगा ना कि भाई जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी हुआ करता था वह दंड पाशिक हुआ करता था। अभी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। इतनी चीजें माइंड में क्लियर हो गया। चलिए देखिए यहाँ क्या है, पद है और कार्य क्या करते थे, इतनी बातें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में है नहीं, आराम से समझ जाएंगे। देखिए सेना का एक प्रमुख कोई तो होगा, है ना, आज भी तो होता है आर्मी चीफ, कि भाई सेना है उसको डिसिप्लिन में रखना है, कोई एक बंदा आओ जो उसको संभालो, है ना। जैसे बाहुबली फिल्म में एक था, उसका नाम बताइएगा आप लोग, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत का जो पद होता था, इसका मतलब हुआ सेनापति, यानी कि सेना को पूरे कंट्रोल करने वाला पद यही हुआ करता था। एक और होता था जो कि युद्ध एवं शांति का मंत्री हुआ करता था, उसका नाम है संधि विग्रहिक। अब देखिए शब्द में ही है संधि, मतलब युद्ध और शांति का काम कराने का काम इसका था। न्यायाधीश को क्या कहा करते थे, महादंड नायक। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे ना हो ना, भूल जाए, तो दंड और नायक, है ना, इससे समझ में आ जाएगा कि ये जज साहब हो सकते थे। और संधि से समझ में आएगा कि शांति वाला बात। महाबला, बला से समझ में आएगा कि सेनापति। शब्द पहचानिएगा, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ करना चाहिए, है ना। दंड पाशिक, तो दंड पाशिक से समझ में आएगा कि दंड देने की बात यहां भी है, लेकिन ये दंड नायक हो गया तो न्यायाधीश, और पाशिक से समझ में आएगा कि पुलिस हो गया। तो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, अभी जिला में जैसे जो एसपी साहब होते हैं या जो नगर निगम होता है वहां एसएसपी साहब होते हैं, वैसा ही कुछ आईपीएस। और फिर भंडार गृहकृत, भंडार से समझ में क्या आता है कि जो राजकोष का अधिकारी होगा ना, खजाना देखने का राजा का, वही भंडाराधिकृत। उसके बाद हो गया महाक्षपटलिक, यहाँ की लेखा विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसको लेकर के बात किया जाएगा। महाप्रतिहार, महल संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। इंटरनल सिक्योरिटी भी समझ के चलिए कि घर के अंदर भी 100 तरह की समस्याएं हैं, बाहर पूरे फैलाए बैठे और घर में हो गया चोरी, तो इसके लिए महाप्रतिहार भी हुआ करता था, जो महल से संबंधित चीजों को देखा करता था। गुप्ता एम्पायर पर एक नजर डालना तो बनता है, यही इसका मैप है, इसको देख लीजिए। ये वाला एरिया छोड़ करके चलिएगा, वो जो है मौर्य के समय हुआ करता था। प्रांतीय प्रशासन पे चले आते हैं, चूंकि अभी हमने केंद्रीय प्रशासन को देखा है। प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य की बात करेंगे तो हाँ, उसको चलाने वाला क्या कहा जाएगा, राजा कहा जाएगा। प्रांत, जिसको राष्ट्र या भुक्ति भी कहा गया, उसको उपरिक या गोप्ता चलाएगा। जिला या विषय कहा गया तो जाहिर सी बात है इसको विषयपति चलाएगा या आयुक्त चलाएगा। अब ग्राम समूह की चर्चा करते हैं। देखिए ग्राम समूह पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। ग्राम समूह, पेट और ग्राम, ग्रामिक जिसको चलाता था। तो ग्राम समूह, ध्यान दीजिएगा, ग्राम समूह जो है पेट से ऊपर हुआ, ठीक है, ये संरचना में, और इसको विधि या तहसील भी कहा गया। और उसके बाद पेट का नंबर आता है, फिर ग्राम का नंबर आता है, और ग्राम को ग्रामिक चला रहा है। मामला समझ में आ गया, यानी कि ग्राम समूह और ग्राम के बीच में पेट है, यही प्रश्न आता है। और लोग नहीं समझते, उनको लगता है ग्राम समूह के बाद ग्राम होगा, और गलती यहां ये अंदर दे देता है पेट। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती करके नहीं आना है। चलिए इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। जिला प्रशासन की फिर बात करेंगे तो गुप्तकालीन नगर परिषद में देखेंगे समिल, व्यापारिक समूह, और यहां पर नगर सृष्टि क्या क्या था और क्या देखिए। तो नगर सृष्टि क्या है, नगर श्रेणी का प्रधान होगा। सार्थवाह क्या हो गया, व्यापारिक काफिले का प्रधान होगा। प्रथम कुलिक की अगर चर्चा करेंगे तो प्रधान शिल्पी हो गया, और प्रथम क्राइस्त जिसको कहते हैं तो वह आएगा प्रधान लेखक के रूप में, उसकी चर्चा किया जाएगा। अब हम स्थानीय प्रशासन के तरफ चलेंगे। स्थानीय प्रशासन सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, विधि से छोटी इकाई पेट है। फिर से देख लीजिए, मैं बार बार वो कह रहा हूं, वहां से प्रश्न आते हैं, इसलिए देख लीजिए। यहां आपसे क्या किया, ग्राम समूह में विधि डाल दिया है ना, बाकी शब्द नहीं पूछा, विधि, और कहा कि भाई उससे छोटी इकाई कौन है, पेट, यही तो मैं बोला था। तो यहां से पेट आएगा प्रश्न में, है ना, बार बार कह रहा हूं, आएगा आएगा आएगा, और फिर आ जाएगा, और गलत करके मत आ जाना। तो विधि से छोटी इकाई क्या है, पेट थी। पेट अनेक ग्रामों का समूह होता था। सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का प्रमुख ग्रामिक था। मामला समझ में आया, फिर से ले चलता हूं वहीं, मुझे पता है कि आप लोग गलती करेंगे। ग्राम समूह यानी कि विधि, विधि से छोटा पेट। अब देखिए ये पेट जो है ये कई गांव का समूह, इसमें एक यूनिट को ग्राम कहा जाता था, जिसको कौन चलाता था, ग्रामिक, उसको देखरेख करता था, प्रधान के तौर पर कह सकते हैं। महतर, अष्टकुलाधिकारी, कुटुंबी, तलवारक इत्यादि अधिकारियों की सहायता से गांव की व्यवस्था जो है
वह देखा जाता था। न्याय प्रशासन को लेकर के बात करते हैं। देखिए, गुप्त काल में जब न्याय प्रशासन की बात करेंगे तो दोनों चीजों पर चलना पड़ेगा, एक सिविल केसेस पर और एक जो है क्रिमिनल केसेस की बात भी करनी पड़ेगी। इसकी अपनी पूरी व्याख्या किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है, दीवानी मामले यानी कि सिविल मामले जो हैं और दूसरा फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केसेस जो हैं, ये दो शब्द पर ध्यान दीजिए। तो इसके मतलब क्या हुए? दीवानी का मतलब कहने का तात्पर्य हो गया सिविल का कि विवाह से संबंधित मसला हो जाए, उत्तराधिकार से संबंधित मसला हो जाए, तलाक से संबंधित मसला हो जाए, परिवार में कुछ मसला हो जाए, तो ये सब क्या होगा? जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ चीजें बंटवारा का हो जाए, सिविल मामला दीवानी के तहत। फौजदारी क्या होता है? किसी का मर्डर कर दो, चोरी कर दो, रेप कर दो, उठा के भगा के ले जाओ, फरार कर दो, अपहरण कर दो, ये सब फौजदारी कानून के तहत आ जाएगा। अब एक बात समझिए कि गुप्त काल में ऐसा देखा गया, न्याय प्रशासन के तहत ये देखा गया है, कहा गया है कि दंड विधान जो था वह बहुत कठोर नहीं था। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दंड विधान बहुत कठोर नहीं था, इसके बावजूद अपराध कम होते थे। दोनों बातों में थोड़ा सा समझ के देखिए। अब एक बात समझ में आता है कि कहीं का कानून बहुत कठिन है। मान लीजिए अभी कोलकाता में रेप हुआ तो ये कहा गया ना कानून को और कठोर बनाओ। क्यों? क्योंकि इस तरह से लोग डरेंगे तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। अब यही समझना है कि दंड विधान अगर कठोर हुआ तब तो समझ में आता है कि अपराध कम होगा, लेकिन गुप्तकालीन में अलग व्यवस्था, दंड विधान बहुत कठोर नहीं है, इसके बावजूद भी अपराध कम देखे गए। अच्छी बात है। प्रथम विधि निर्माता जो है बृहस्पति को इसमें माना गया। गुप्तकालीन समाज में एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था मौजूद था और इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वर्ण व्यवस्था के अनुसार न्याय दिया जाता था। ब्राह्मण के लिए अलग व्यवस्था, क्षत्रिय के लिए अलग व्यवस्था, दलित के लिए अलग व्यवस्था, वैश्य के लिए अलग व्यवस्था, है ना। और इसे कह दिया गया कि भैया यह दिव्य परीक्षा है तो यह आपसे पूछा जाएगा, इतना तो ध्यान रख लेना, ये पूछा जाएगा, ये लगातार प्रश्नों में रहता है। राजस्व प्रशासन की बात करेंगे तो राजस्व प्रशासन में कहा गया कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? उस समय भूमि कर हुआ करता था। आज भी बिहार में देखेंगे भैया, बिहार सरकार को टैक्स जो है सबसे ज्यादा जब से शराबबंदी बंद हुआ है खेती से ही आता है, यही बात है। ठीक है, तो भूमि कर है, भूमि कर को भाग भी, भोग भी, उर्दंग भी, उपरिक भी या फिर हिरण्य, ये सारे शब्द पूछे जा सकते हैं। कोई भी शब्द पूछा जाए मतलब एक ही है, भूमि कर से। अब ये कितना होता था? तो 1/6 पार्ट जो है भूमि कर के रूप में उपज का ले लिया जाता था। नारद स्मृति, नारद स्मृति में भूमि के प्रकार बताए गए हैं। यहां पर थोड़ा सा इसको कट मार लीजिए, ये रिपीट हो गया है। अर्ध खिल, खिल और वन। देखिए, तो यहां पर अर्थिल क्या होता था? जिस भूमि पर 1 वर्ष से खेती ना की गई हो। बिहार में, आप लोग बिहार में होंगे तो वहां कहते होंगे कि ये परता भूमि छे। परता भूमि छे मतलब तो कोनो 1 साल से कोनो उपजे नहीं भले हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अर्धखिल हुआ जिस भूमि पर 1 वर्ष से खेती ना किया गया हो। ध्यान रखना है, टर्म ध्यान रखना है। अर्धखिल, खिल का आधा, तो जाहिर सी बात खिल, खिल उससे ज्यादा समय तक खेती ना किया गया होगा, भूमि पड़ता रहा होगा। तो खिल में क्या होगा? एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जहां 3 वर्ष तक खेती ना किया होगा, और फिर इससे आगे वन आ जाएगा तो वन में उससे अधिक समय तक खेती पड़ता रहेगा। तो उसमें 5 वर्ष का समय दे दिया गया कि भाई जंगल झाड़ भ गए, 5 वर्ष तक कोनो खेती नहीं भले होता। मामला समझ गए ना। तो यहां पर वन 5 वर्ष तक खेती नहीं, खिल में 3 वर्ष तक खेती ना, और अर्धखिल में 1 वर्ष तक खेती नहीं किया जाएगा। अमर सिंह का चर्चा मैंने किया था कोश वाला, डिक्शनरी वाला, ध्यान है ना, नवरत्न वाला चर्चा में। तो मैंने क्या कहा था? तो वहां पर अमर सिंह जो है अपने शब्दकोश, मैंने कहा ना डिक्शनरी लिखते थे भाई साहब, नाम भी दिया अपना, अमर कोश नाम दे दिया किताब का। तो अमर सिंह द्वारा लिखित अमर कोश नामक ग्रंथ में भू स्वामित्व के लिए निविद धर्म का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीजें था यहां पर राजस्व प्रशासन को लेकर के। अब मैंने क्या कहा था? सैन्य प्रशासन इसमें अलग से आएगा। तो सैन्य प्रशासन को लेकर के कहा जाएगा कि सैन्य संगठन जो है वह विस्तृत नहीं था। जब भी हम इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? मौर्य से तुलना करेंगे ना। अब मोदी जी के प्रशासन से थोड़ी तुलना करेंगे जो पहले भी था। तो मौर्य प्रशासन से तुलना करेंगे तो वह बहुत संगठित, विस्तृत नहीं था। युद्ध
युद्ध के मौके पर जो है, जब मान लीजिए युद्ध हो गया तो जो सामंत हुआ करते थे या आसपास के जो शासक हुआ करते थे, यार दोस्त जो राजा हुआ करते थे, अब उस समय फोन तो नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, चिट्ठी पत्री घोड़ा से भगा देते होंगे, भाई साहब थोड़ा सैनिक दीजिए, आ गया, अटैक कर दिया। तो इस तरह से काम चलता था। तो मौर्यों की तरफ जो है गुप्तों का अस्त्र शस्त्र के निर्माण पर उस तरह का पूरा ध्यान नहीं था, एकाधिकार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी यह कह सकते हैं कि इसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर रहा स्थिति। लेकिन गुप्तकालीन दौर का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए एक असाइनमेंट देके जाता हूं। मैंने मौर्यकालीन आपको प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा दिया, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा लिया। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुप्तकालीन सांस्कृतिक व्यवस्था थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न रहेंगे। यहां एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब मैं मिडिवल में आऊंगा, मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे, बिहार से संबंधित जो चीजें है उस पर कल से हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफी पूरा पढ़ा हमने, और यहां पर जो है एंशिएंट यहां खत्म कर रहे हैं हिस्ट्री, और मिडिवल कल से चलेगा। ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे। चलिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए कि भैया फ्री में सारा चीज मिल रहा है, पढ़ लो। ठीक है, रिवीजन करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है आपके लिए। इतना ही वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।